नए साल में योगी वर्सेस अखिलेश की पहली टक्कर की डेट तय हो गई है। एक तरफ महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। महाकुंभ को लेकर तकरार वैसी ही हो रही है जैसे पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हुई थी। अखिलेश यादव कभी महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर सीएम योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी महाकुंभ के लिए भेजे जा रहे न्योतों को लेकर। लेकिन इस सब के बीच अब योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव में मिली टक्कर का पूरा हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया है। आज चुनाव आयोग में यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। चुनाव आयोग ने तारीखें बता दी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन का काम 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ किसी भी चैलेंज से निपटना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ सीएम योगी विरोधियों को के हो हल्ले के बीच महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर में जीत के लिए भी योगी आदित्यनाथ सॉलिड प्लान तैयार कर चुके हैं। मिल्कीपुर में चुनाव के ऐलान के बीच योगी आदित्यनाथ आज अचानक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। खबर है कि इस दौरान मिल्कीपुर चुनाव पर भी चर्चा हुई। मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान भले ही आज हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट को एक मिशन के तौर पर लिया है। सीएम योगी खुद मिल्कीपुर सीट पर होने वाले चुनाव की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी लोकसभा में अयोध्या वाली हार का बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 7-2 की बढ़त लेने के फौरन बाद ही योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जीत का सॉलिड प्लान तैयार कर लिया था। 9 सीटों पर हुए उपचुनावों में सीएम योगी ने हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को तैनात किया था, तो मिल्कीपुर के लिए यह संख्या डबल कर दी गई। यानी मिल्कीपुर का चुनाव 2 गुनी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी हो चुकी। मिल्कीपुर के लिए सीएम योगी ने जिन मंत्रियों की टीम तैनात की है, उनमें जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उन्हें मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है। जबकि राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह को पहले ही मिल्कीपुर सीट के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं कुर्मी वोट बैंक साधने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने अपने करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी। ठाकुर वोट बैंक के लिए मंत्री जेपीएस राठौर को लगाया गया है। यादव वोट बैंक के लिए स्वतंत्र प्रभार के मंत्री गिरीश यादव और ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को टीम में जगह दी गई। यही नहीं, मिल्कीपुर के लिए योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की सिर्फ टीम नहीं बनाई, बल्कि उन्हें जीत का मंत्र भी दिया है। खबर है कि सीएम योगी ने मंत्रियों से पोलिंग बूथ के हिसाब से छोटी छोटी टीमें बनाकर लोगों से सीधा संवाद करने की बात कही है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से हैं। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है। उपचुनाव में अखिलेश ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बनाया। दलित, गैर दलित, पासी वोट के लिए अखिलेश ने अवधेश के बेटे पर दांव लगाया है। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में जुटी है। अगर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जादू मिल्कीपुर में भी चल गया, तो बीजेपी की एक तरफा जीत हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने अभी मिल्कीपुर सीट के कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अटकलें हैं कि 2017 में अवधेश प्रसाद को हरा चुके और पिछले चुनाव में उन्हें कड़ी चुनौती देने वाले बाबा गोरखनाथ को बीजेपी एक बार फिर से मौका दे सकती है। मिल्कीपुर सीट पर होने वाला चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 हफ्तों में योगी आदित्यनाथ 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 4 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों पर बड़ी बैठक भी की थी और कल यानी 8 जनवरी को योगी आदित्यनाथ की मिल्कीपुर में चुनावी रैली होनी है। इसके बाद 11 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। योगी के इन ताबड़तोड़ दौरों ने अखिलेश यादव और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की बेचैनी बढ़ा दी। उनका कहना है कि चाहे सीएम योगी और उनके मंत्री कितनी भी बार मिल्कीपुर आ जाएं, बीजेपी उपचुनाव नहीं जीत पाएगी। आप भी अवधेश प्रसाद को सुनिए। मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, नपातुला सिद्धांत है, 0 + 0
प्लस जीरो इक्वल टू 0। जी जी जी। चाहे एक बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहाँ के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। वहाँ डिसीजन हो गया है कि समाजवादी पार्टी को अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हजारों हजार वोट से जिताकर इस क्षेत्र का विकास का रास्ता, इस क्षेत्र में आपसदारी भाईचारा का रास्ता, शांति का रास्ता जो अवधेश प्रसाद ने कायम किया है, उसको उनके बेटे अजीत प्रसाद पूरा करेंगे। मिल्कीपुर के चैलेंज से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ की तैयारियां जोरों पर हैं, तो महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में भी योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ते दिख रहे हैं। चाहे महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के लिए इंतजाम हो या फिर महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सीएम योगी ने सबके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसीलिए साधु संत भी बगैर किसी डर या चिंता के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत में अब गिनती के दिन बचे हैं। संगम तट पर अखाड़ों के साधुओं के पेशवाई यानी नगर प्रवेश की रोमांचित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाथी, घोड़ों और रथ पर सवार होकर साधु संतों की टोली निकल रही है। प्रयागराज से आई गौरवशाली और अनसुने इतिहास के बारे में भी लगातार बता रहे हैं। आज देखिए कैसे मुगलों और अंग्रेजों ने सनातनियों की आस्था के इस महापर्व को भी कमाई का जरिया बना लिया था। मुगल बादशाह अकबर 16वीं शताब्दी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। इतिहासकार डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखा है कि अकबर ने पहली बार कुंभ के मेले के आयोजन पर टैक्स लगाया था। हालांकि बाद में हिंदुओं की मांग पर अकबर ने यह टैक्स खत्म किया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस टैक्स को फिर से वसूलना शुरू कर दिया था। इतिहासकार एसके दुबे की किताब कुंभ सिटी प्रयाग में लिखा गया है कि 1822 में अंग्रेज कुंभ में आने वाले हर यात्री से ₹1.25 का लगान वसूल रहे थे और इस वजह से उस साल कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम हो गई थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ₹1 में पूरे महीने के भोजन का इंतजाम हो जाता था। ऐसे में लोगों के लिए ₹1.25 टैक्स बहुत ज्यादा था। साल 1840 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने कुंभ मेले में लगने वाले टैक्स को खत्म कर दिया था, लेकिन कुंभ मेले में काम करने वाले कारोबारियों से टैक्स की वसूली जारी रही। इतिहासकारों के मुताबिक 1882 में प्रयाग में लगे कुंभ मेले में अंग्रेजों ने टैक्स से ही करीब ₹50,000 की कमाई की थी और साल 1906 में यह कमाई 62,000 के पार हो चुकी थी। महाकुंभ में योगी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी को लेकर भी है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के साधु संतों के अलावा देश और दुनिया से करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं, लिहाजा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। कुंभ के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, जिसमें हॉर्स पावर की खूब चर्चा हो रही है। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए तैनात ये घोड़े आम नहीं हैं बल्कि खास हैं। मेले में क्राउड कंट्रोल के लिए योगी की ट्रेन्ड माउंटेड पुलिस इन घोड़ों के साथ तैनात हो चुकी। हॉर्स पावर के इस दस्ते में भारतीय ब्रीड के अलावा अमेरिकन और ब्रिटिश ब्रीड के घोड़े भी शामिल हैं। इन घोड़ों की कीमत 50 लाख से 2.5 करोड़ तक है। सभी घोड़ों की गर्दन पर एक स्पेशल डिवाइस लगाई गई है, जिसमें घोड़ों की 7 पीढ़ियों का पूरा डेटा फीडेड है, यानी घोड़े के माता पिता दादा कौन है और घोड़े ने कब और कहां ट्रेनिंग ली, सब कुछ इस चिप में है। इसके साथ ही घोड़ों की गर्दन पर लगी डिवाइस की मदद से इनकी मूवमेंट को भी ट्रैक किया जाता है। महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात हॉर्स पावर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। कुंभ की तैयारियां अंतिम दौर पर है। कुछ ही दिन बाकी हैं जब शाही स्नान की शुरुआत होगी। इससे पहले इस बार कुंभ में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और लिहाजा बड़े पैमाने पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा व्यवस्था में हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति भी लगाई गई है। ये घोड़े आम नहीं है, ये ट्रेंड घोड़े हैं। इशारों पर कदम ताल करते हुए रास्ता बनाते हैं, जमीन के साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं और इसीलिए जो मेले में क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था की गई है उसमें ट्रेंड जो माउंटेड पुलिस वाले हैं इन घोड़ों पर सवार होंगे। पाठशाला में अब अगली क्लास।
मक्का में बाढ़, तिब्बत